औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है एफ़आईआर और इस्तग़ासा। एफ़आईआर और कंप्लेंट में क्या फ़र्क होता है, आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने एफ़आईआर के बारे में एक अलग से वीडियो पहले बनाई है, लेकिन उसका मुख्तसर सा तारुफ़ इस वीडियो में भी करते चलें कि एफ़आईआर होती है जी इब्तदाई रिपोर्ट। अगर कोई भी जुर्म हो तो उसकी इतला जो है आप जब पुलिस को देते हैं तो ये एफ़आईआर होती है। पुलिस जो है वो किसी भी काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म जो है उसका जो इंजराज जो है वो जिस रजिस्ट्रेशन में करती है तो वो जो है उसको एफ़आईआर कहलवाते हैं, वो एफ़आईआर होती है। एफ़आईआर की सूरत में वो उसका इंदराज कर लेते हैं तो वो एफ़आईआर जो है ये फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ये इब्तदाई रिपोर्ट होती है, इतला होती है किसी भी जुर्म की जो कि काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म हो, उसकी इतला जो है ये एफ़आईआर कहलवाती है। एफ़आईआर जब दर्ज हो जाती है, क्योंकि ये काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म के बारे में होती है तो इसलिए उसके अगला प्रोसेस जो है वो इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश का शुरू हो जाता है। और वो तफ्तीशी अफसर जो है वो उस मुकदमे को वो देखता है कि क्या इस मुकदमे में, फिर वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होती है कि इसमें कौन कौन सी इसमें शहादत है, कि अगर देखा जाता है कि इस मुकदमे में जो इल्ज़ाम लगाया गया है क्या वाकई इसमें कोई इसकी शहादत है भी कि नहीं, यानी कि वो एक प्रोसेस तफ्तीश का प्रोसेस शुरू हो जाता है उसमें। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं जी कि कंप्लेंट क्या होती है, इस्तग़ासा क्या होता है। इस्तग़ासा होता है जी ये सेक्शन, पहले यहाँ पे एक सेक्शन दोनों के आपको बताता चलूँ कि एफ़आईआर जो है वो सेक्शन 154 CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत होती है, जबकि इस्तग़ासा जो है वो सेक्शन 200 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत होता है। यानी कि दफ़ा 200 जो है इसके तहत ये इस्तग़ासा होता है और दफ़ा 154 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है इसके तहत एफ़आईआर होती है। अब मैं बता रहा था जी कि इस्तग़ासा क्या होता है। इस्तग़ासा ये होता है जी कि एफ़आईआर करवाने के लिए आपको थाने जाना पड़ता है, आपको थाने जाके इत्तला देनी पड़ती है, थाने वाले फिर एफ़आईआर करते हैं और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस शुरू होता है उनका इन्वेस्टिगेशन का। जो कंप्लेंट होती है उसके लिए आपको थाने नहीं जाना पड़ता, वो डायरेक्टली आप अदालत में आते हैं। वो आपका जो एरिया मजिस्ट्रेट होता है आप उसको आके एक शिकायत देते हैं। कंप्लेंट मीन शिकायत होती है, उसको आप आके शिकायत होती है। इसका एक प्रोसीजर है कानून में कि वो शिकायत आपने कैसे दर्ज करवानी है, कि उसमें सारा आपने क्या पूरा अपना मौक़िफ़ जो है वो लिखना है। वो एक कंप्लेंट बना के आपने एक फ़ाइल करनी होती है, किसके पास दायर करनी होती है, वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास। अब इलाका मजिस्ट्रेट वही आपने एप्लीकेशन, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्लेंट क्यों दर्ज हो सकती है, अगर एक ही जुर्म पे एफ़आईआर भी हो सकती है तो एफ़आईआर क्यों ना करवाई जाए कि जी वो पुलिस जो है, पुलिस का डर होता है, पुलिस बंदों को पकड़ती है। अब मैं थोड़ा सा पहले जो है आपको एफ़आईआर और कंप्लेंट में थोड़ा सा फ़र्क बता दूं। पहले तो मैंने आपको दोनों के सेक्शंस के फ़र्क बताए हैं कि वो 154 के तहत और ये 200 के तहत ये दायर होती है। दूसरी बात इसमें फ़र्क ये है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लेंट में इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और एफ़आईआर में फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तीसरी बात ये है जी कि इसमें अदालत जो है वो उसका प्रोसीजर, अदालत का फ़ौरन प्रोसीजर शुरू हो जाता है। उधर अभी पुलिस ने अभी इन्वेस्टिगेशन अपनी करनी होती है और उसके बाद चालान भिजवाती है या अखराई रिपोर्ट भिजवाती है, जो भी 173 की रिपोर्ट भिजवाती है। लेकिन इन दोनों का ये प्रोसीजर जो है वो क्वाइट मुख्तलिफ है। यहाँ पे क्या होता है, जब कंप्लेंट आती है उधर एफ़आईआर के फ़ौरन बाद तफ्तीश शुरू हो जाती है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास जब कंप्लेंट आती है तो मजिस्ट्रेट देखता है उसको, वो उस पर जो है वो उस इंक्वायरी करता है, उस पर देखता है कि क्या वाकई जो मुल्ज़मान हैं जिनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है इनको बुलाना ज़रूरी है। अगर तो मजिस्ट्रेट समझे कि कंप्लेंट में जो ऑफेंसेस जो बताए गए हैं, जो जुराइम बताए गए हैं, तो वाकई ही ये जुराइम जो हैं ये इस तरह के हैं कि इस पे मुल्ज़म को बुलाया जाना चाहिए और उसको समाअत किया जाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट जो है फिर मुल्ज़मान को तलब करता है। इसमें मुल्ज़मान को तलब किया जाता है, उसमें पुलिस गिरफ़्तार करती है मुल्ज़मान को। अगर समझे पुलिस कि जी इसमें मटेरियल एविडेंस है, कोई मटेरियल है इसमें गिरफ़्तारी का, तो पुलिस गिरफ़्तार करती है। इस्तग़ासा में जो मजिस्ट्रेट जो है वो उनको समन करता है, इसमें पुलिस गिरफ़्तार नहीं करती। इसमें इस्तग़ासा में मजिस्ट्रेट समन करता है और वो जो है मुल्ज़मान जो हैं वो अदालत में आते हैं और जब अदालत में पेश हो जाते हैं तो उनसे वो जो है श्योरिटी बॉन्ड मांगे जाते हैं और उसके बाद वो मुकदमा की समाअत शुरू हो जाती है। जबकि एफ़आईआर का प्रोसेस ये है कि जब एफ़आईआर होती है तो उसके बाद तफ्तीश शुरू हो जाती है। अगर तफ्तीशी अफसर ये समझता है कि इनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस है,
کوئی مٹیریل ہے تو وہ ان کو گرفتار بھی کر سکتا ہے وداؤٹ پرمیشن آف مجسٹریٹ، ان کو جو ہے ناقابل گرفتاری جو ہے وہ وارنٹ لیے بغیر وہ ان کو گرفتار کر سکتا ہے۔ تو استغاثہ میں وہ گرفتاری نہیں ہوتی، وہ صرف کمپلینٹ جو ہے وہ ملزمان نے عدالت میں آنا ہوتا ہے اور عدالت میں آ کر انہوں نے ٹرائل فیس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جی فرق ایف آئی آر میں اور کمپلینٹ میں۔ کمپلینٹ جو ہے وہ جیسا میں نے بتایا کہ وہ 154 کے تحت اور جو ہے وہ پولیس کے پاس جا کے درج کروائی جاتی ہے۔ یہ جو کمپلینٹ ہے جو سیکشن 242 جو استغاثہ ہوتا ہے وہ مجسٹریٹ کے پاس درج کروایا جاتا ہے۔ تو مجسٹریٹ اگر چاہے، اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مجسٹریٹ اگر ملزمان کو طلب کرتا ہے، ملزمان نہیں آتے تو مجسٹریٹ ان کے وارنٹ نکال دیتا ہے۔ وارنٹ پہلے قابل ضمانت ہوتے ہیں، پھر ناقابل ضمانت ہوتے ہیں، وہاں بھی مجسٹریٹ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے، وہ بائی دی آرڈر آف مجسٹریٹ ہوگا۔ استغاثہ میں جو گرفتاری ہوتی ہے وہ بائی دی آرڈر آف مجسٹریٹ ہوتا ہے، اگر مجسٹریٹ مناسب سمجھے تو پھر ہوتے ہیں۔ ادھر مجسٹریٹ کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ ادھر قابل دست اندازی جرم ہوتے ہیں، وہ مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر ہی، وارنٹ کے بغیر ہی جو ہے وہ ملزم کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ ملزم کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا جی ڈیفرنس استغاثہ میں اور کمپلینٹ میں، دونوں میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے، تو کس کس کے پاس درج ہوتے ہیں، ایف آئی آر کہاں درج ہوتی ہے، جو استغاثہ ہے وہ کہاں دائر ہوتا ہے، یہ ان دونوں میں کوائٹ پروسیجر میں جو ہے وہ جو ہے اس میں ڈیفرنس ہے جو۔ تو اس حوالے سے میں امید کرتا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ کا حاصل ہوگی کہ استغاثہ میں اور ایف آئی آر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔